छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले हो हम चले ओए रामचंद्र धड़क धड़क मुझे बुलाए रे। मेरा चैन वैन सब उजड़ा। I can't believe this. Someone is actually selling the Taj Mahal. I also cannot believe somebody actually buying. साल 2005 में कुछ ऐसा माहौल सेट हो गया था कि तब शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब हमें कहीं ना कहीं कजरारे कजरारे गाना सुनने के लिए ना मिलता हो। उस समय अक्सर बस में, टैक्सी में और चाय की दुकानों पर तो ये गाने सुनने के लिए मिलते ही थे, और जब घर वापस आते थे तो मोहल्ले के किसी न किसी घर में कोई ना कोई इस गाने पर वाइब जरूर ले रहा होता था। ये गाना था साल 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली का, जो फिल्म भी वैसे उस समय लोगों ने काफी पसंद की थी, लेकिन उस समय फिल्म से कहीं ज्यादा गुना पॉपुलर ये गाना हुआ था कजरारे कजरारे। एक्चुअली वैसे अगर देखा जाए तो ये गाना था भी थोड़ी अलग टाइप का, जहाँ कहीं कहीं पर इस गाने में एक गजल की वाइब आ रही थी, तो कहीं कहीं इस गाने में मुजरे वाले गाने की वाइब आ रही थी, तो कहीं कहीं पर पार्टी सॉन्ग की वाइब आ रही थी। और इस गाने के चाहे बहुत ही यूनिक लिरिक्स हों, इस गाने को गाने की स्टाइल हो, या फिर इसमें नजर आने वाली बहुत ही खूबसूरत ऐश्वर्या राय के कॉस्ट्यूम हो, उनके बॉडी मूवमेंट हो, उनके चेहरे के हाव भाव हो, या अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के साथ में इस गाने में उनकी केमिस्ट्री हो, ये सारी चीजें बिल्कुल टॉप नॉच थी। उस समय ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि मुझे एग्जैक्ट याद है कि मैंने इसको कई बार रिपीट मोड पर देखा था, और मेरे जैसे आप में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने इस गाने को कई बार सुना होगा और देखा भी होगा। वैसे आगे चलकर इस गाने का कई लोगों ने मजाक भी बनाया, जब लोगों ने ये कहा कि ये अमिताभ बच्चन के घर का सीन है जब जया बच्चन सोने के लिए चली जाती हैं। इसके अलावा कई लोगों ने ये तक कहा कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन इस गाने को देखकर सोचती होंगी कि वाह क्या पारिवारिक माहौल है। वैसे जब ये गाना आया था उस समय तक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी नहीं हुई थी, लेकिन इनकी शादी की चर्चाएं चल जरूर रही थीं। वैसे अगर देखा जाए तो ये गाना साल 2005 का ही नहीं बल्कि इस पूरे डिकेड का सबसे पॉपुलर आइटम नंबर था। गाने में एक एक मोमेंट बिल्कुल कमाल के रखे गए थे, और वाकई में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये तीनों सच में इस गाने को काफी एंजॉय कर रहे हैं। जैसे गाने का एक मोमेंट मुझे आज भी याद है, जब तागड़ दिगदा बोलने के बाद अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के पास में जाते हैं और ऐश्वर्या अपने चेहरे से हाथ हटाती हैं, और ये देखने के बाद अभिषेक बच्चन वहीं बगल में गिर जाते हैं। वैसे ऐश्वर्या राय इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उन्हें ऐसे देखकर गिर जाता। इस गाने में ऐश्वर्या राय इतनी खूबसूरत लगी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो बिल्कुल अपनी खूबसूरती के चरम पर हों। खैर बात करते हैं फिल्म के बारे में, कैसे उस समय इसका नाम बंटी और बबली पड़ा, और कैसे उस समय फिल्म से इंस्पायर्ड होकर रियल लाइफ में एक या दो नहीं बल्कि कई कपल्स ने बंटी और बबली के जैसी जगह जगह पर चोरियां करना शुरू कर दी थी, और आगे चलकर इनको पुलिस ने कैसे पकड़ा था। इसके अलावा बंटी और बबली का जब सीक्वल आया बंटी और बबली 2, तो इसमें अभिषेक बच्चन को साइन क्यों नहीं किया गया था, और क्यों उस समय बंटी और बबली के ओरिजिनल डायरेक्टर ने इसके सीक्वल को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था। तो बंटी और बबली से जुड़ी ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में हम आपको एक एक करके इस वीडियो में बताते हैं। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2005 की गर्मियों में 27 मई को, और मुझे आज भी याद है कि उस समय हम लोगों के स्कूल की छुट्टियां हो गई थीं और गर्मियों में हम सब मामा के यहाँ पर थे, और वहीं पर हम लोगों ने ये फिल्म देखी थी और इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। ये मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि उस समय जब गर्मियों में हम लोग वहां पर कुछ समय के लिए बोर हो रहे होते थे, और उस समय फिल्म का गाना बजता था, छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। उस समय इस गाने के लिरिक्स से हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे, और हम भी बंटी और बबली के जैसे सोचते थे कि छोटे छोटे शहरों से हम भी कब बड़े शहरों में जाएंगे। खैर अब मेरे कजिन्स बड़े हो गए हैं, सारे के सारे बड़े शहरों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी किसी मौके पर जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि यार वो दोपहर के बोरियत भरे दिन कितने अच्छे थे। ना तो उस समय किसी के पास में मोबाइल था और ना ही इंटरनेट था, और जितना भी समय पास करना होता था वो हम सब एक दूसरे से बातें करके या खेल कर ही करते थे। खैर छोड़ो, कहाँ मैं उस समय की सुनहरी यादों में खो गया। चलिए फिल्म के ऊपर वापस आते हैं। बंटी और बबली इसकी बेसिक कहानी का आइडिया दिया था जाने माने प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने, जिनके पास उस समय कहानी का केवल इतना आइडिया था कि कैसे छोटे शहर में रहने वाले एक लड़का और लड़की अपने सपने लेकर बड़े शहर में आते हैं,
और यहाँ पर पैसे की कमी के चलते कैसे कुछ लोगों को बेवकूफ बनाकर वो उनको लूट लेते हैं। उस समय आदित्य चोपड़ा के द्वारा दिए गए इस छोटे से आइडिया के ऊपर इसका पूरा डिटेल स्क्रीन प्ले तैयार किया था जयदीप साहनी ने, जिन्होंने बाकायदा फिल्म के एक एक किरदार तैयार किए, एक एक सीन तैयार किए और सिचुएशन तैयार की। इसके डायरेक्शन की कमान संभाली थी साद अली ने, जो इसके पहले मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर को फिल्म दिल से में असिस्ट कर चुके थे। और आगे चलकर साद अली ने यशराज फिल्म्स के लिए साल 2002 में फिल्म साथिया बनाई थी, जो एक रीमेक फिल्म थी साल 2000 में आई मणिरत्नम के द्वारा बनाई गई फिल्म अलिप्पा यूथे की। बंटी और बबली के बाद साद अली ने आगे चलकर झूम बराबर झूम, किल दिल, ओके जानू, सूरमा और मिस्टर मम्मी जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। इसमें हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, राज बब्बर, तल्लूरी रामेश्वरी, पुनीत सर और किरण जुनेजा। इसके अलावा और कई छोटे रोल में हमें प्रेम चोपड़ा, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा और राजेश विवेक जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म के लिए सुपरहिट म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था शंकर एहसान लॉय ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे और सारे के सारे एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने थे, जिनमें धड़क धड़क, चुप चुप के, नच बलिए, कजरारे कजरारे और इसका टाइटल सॉन्ग बंटी और बबली जैसे गाने शामिल हैं। उस समय इसका म्यूजिक एल्बम और इसके गाने लोगों ने इतने ज्यादा पसंद किए कि लगभग 19 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हुई थी और ये साल 2005 में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सेल होने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। वैसे आपको बता दें 2005 में सबसे ज्यादा सेल होने वाला म्यूजिक एल्बम था आशिक बनाया आपने, जिसकी उस समय मार्केट में लगभग 20 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हुई थी। गानों के लिरिक्स लिखे थे गुलजार ने और इन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, सुनिधि चौहान, जसपिंदर नरूला, सुखविंदर सिंह, अलीसा चनॉय, सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, शंकर महादेवन और जावेद अली की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 12.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 36 करोड़ 25 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 64 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। और ये साल 2005 में आई एक सुपरहिट फिल्म रही थी, जिसको लगभग 475 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म देखने के लिए उस समय लगभग 1 करोड़ 12 लाख लोग आए थे। और ये साल 2005 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में दूसरे नंबर पर रही थी। वैसे 2005 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी नो एंट्री, इसके बाद बंटी और बबली, इसके बाद गरम मसाला, इसके बाद मंगल पांडे द राइजिंग और इसके बाद सलाम नमस्ते। ये फिल्म लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई, इसका अंदाजा आप इसकी IMDb रेटिंग को देखकर भी लगा सकते हैं, जहां इसको लगभग 8,500 लोगों ने 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। आदित्य चोपड़ा ने काफी पहले साल 1967 में आई एक अमेरिकन फिल्म बोनी एंड क्लाइड देखी थी। इस फिल्म का कंसेप्ट और आइडिया उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया था, जिसमें देखने के लिए मिला था कि अपनी रूटीन जॉब से बोर हो चुके एक लड़का और लड़की कैसे आगे चलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटते हैं, ये हमें इसमें देखने के लिए मिला था। अब आदित्य चोपड़ा के दिमाग में ये था कि वो इस कहानी को बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे और यहाँ के लोगों के हिसाब से बनाएंगे। जो आइडिया उन्होंने जयदीप साहनी को सुनाया और ये जयदीप साहनी को भी काफी पसंद आया और उन्होंने इसका ये पूरा डिटेल स्क्रीन प्ले तैयार किया। वैसे जयदीप साहनी ने बंटी और बबली के बाद YRF के लिए कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी, जिनमें खोसला का घोसला, चक दे इंडिया, आजा नचले और रॉकेट सिंह जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और जब ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो इसके डायरेक्शन के तौर पर साद अली का नाम कंसीडर किया गया, जो इसके पहले YRF के लिए 2002 में साथिया जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके थे। साद अली को डायरेक्टर के तौर पर चुनने का एक रीजन ये भी था कि साद अली कानपुर से बिलोंग करते हैं, जहां पर वो पले बड़े हैं और उनका पूरा बचपन बीता है और वो ऐसे छोटे शहरों में होने वाली चीजों को काफी बारीकी से समझते हैं। जब सारी चीजें तैयार हो गईं तो सबसे पहले फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर ऋतिक रोशन का नाम कंसीडर किया गया, जो उस समय यंग जनरेशन के बीच में अच्छे खासे पॉपुलर थे और उनकी कई सुपरहिट फिल्में लाइन से आ रही थीं। हालांकि ऋतिक रोशन को ये कहानी का आइडिया तो काफी पसंद आया था, लेकिन ऋतिक रोशन ने ये शर्त रख दी थी कि वो इसमें तभी काम करेंगे जब इसका डायरेक्शन खुद आदित्य चोपड़ा करेंगे। अब उस समय ऋतिक रोशन के द्वारा ये शर्त रखने का एक रीजन ये भी था क्योंकि इसके पहले वो 2002 में YRF की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे में काम कर चुके थे, जो फिल्म वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन आगे चलकर लोगों ने इसको काफी पसंद किया था। लेकिन उस समय आदित्य चोपड़ा ये फिल्म डायरेक्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, इस वजह से ऋतिक रोशन ने इसमें काम नहीं किया था। ऋतिक रोशन के मना कर दिए जाने के बाद एक समय इसमें सैफ अली खान और आफ्ताब सिब्दसानी के नामों के ऊपर भी विचार किया गया, लेकिन बाद में फाइनली इसके डायरेक्टर साद अली ने कहा कि वो इसमें अभिषेक बच्चन को लेना चाहते हैं।
और अभिषेक बच्चन को इसमें साइन करने के पीछे साद अली का एक रीजन ये था कि उन्होंने अभिषेक बच्चन की फिल्म तेरा जादू चल गया देखी थी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने आगरा में रहने वाले एक आर्टिस्ट का रोल निभाया था। और यहाँ पर अभिषेक बच्चन के द्वारा निभाए गए इस रोल को साद अली ने देखा और उन्हें ये लगा कि बंटी और बबली के लिए अभिषेक बच्चन परफेक्ट चॉइस रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तेरा जादू चल गया में छोटे शहर में रहने वाले इस लड़के का रोल निभाया था, कुछ वैसा ही उन्हें बंटी और बबली में बंटी के किरदार के लिए भी चाहिए था। और इस तरह से अभिषेक बच्चन इसके लिए फाइनल हो गए थे और नो डाउट अभिषेक बच्चन ने इस रोल को बेहतरीन तरीके से निभाया है। जो फिल्म और इसमें अभिषेक बच्चन का काम देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि अभिषेक बच्चन को एक्टिंग नहीं आती है। जहां तक कि अभिषेक बच्चन के पूरे फिल्मी करियर की अगर 5 बेहतरीन फिल्मों का जिक्र किया जाए तो उसमें बंटी और बबली भी शामिल होगी। खैर, फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन के फाइनल हो जाने के बाद लीड एक्ट्रेस के तौर पर केवल और केवल रानी मुखर्जी को ही अप्रोच किया गया था, जिनकी अभिषेक बच्चन के साथ में जोड़ी जस्ट इसके 1 साल पहले आई फिल्म युवा में लोगों ने काफी पसंद की थी। इन दोनों के साइन हो जाने के बाद इसमें पुलिस इंस्पेक्टर वाले रोल में साद अली केवल और केवल अमिताभ बच्चन को ही लेना चाहते थे और अमिताभ बच्चन भी तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। और ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन हमें एक साथ नजर आए थे। एक्चुअली सबसे पहले राजकुमार संतोषी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर एक फिल्म रणवीर के नाम से बना रहे थे। ये लगभग 2003 और 4 के आसपास की बात है, जब इसका एक प्रीमियर भी रखा गया था, लेकिन ये फिल्म आगे चलकर बंद हो गई थी। और बंटी और बबली ऐसी पहली फिल्म बनी जब हमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे। और वाकई में इसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की केमिस्ट्री कमाल की थी और इन दोनों के साथ में ऐश्वर्या राय तो बिल्कुल सोने पर सुहागा थी। वैसे आपको बता दें कि पहले कजरारे कजरारे गाने में आइटम नंबर के तौर पर सुष्मिता सेन को साइन किया जाने वाला था। सारी चीजें फाइनल हो गई थीं, लेकिन एन मौके पर साद अली को लगा कि इसमें सुष्मिता सेन नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय को लेना चाहिए। तो इस तरह से ऐश्वर्या राय की एंट्री इस गाने में हुई और बाकी तो आप जानते ही हैं कि ऐश्वर्या राय ने इस गाने में क्या कमाल दिखाया है। जहां इस गाने में अमिताभ बच्चन की पुरानी दिल्ली की एक प्रेम कहानी का एक बैकड्रॉप भी रखा गया था। जब गाने के बीच में हमें ये लाइन सुनने के लिए मिलती है, तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, बल्ली मारन से दरी बे तलक, तेरी मेरी निशानी दिल्ली में। तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, बल्ली मारा से दरी बे तलक, तेरी मेरी। यहाँ पर इन लाइनों का मतलब भी मैं आपको बताता चलता हूँ। जहाँ पर अमिताभ बच्चन पुरानी दिल्ली की अपनी प्रेम कहानी का जिक्र कर रहे होते हैं और पुरानी दिल्ली में बल्ली मारन और दरी बे तलक 2 अलग अलग जगहों के नाम हैं। तो इस लाइन में अमिताभ बच्चन यही बोलते हैं कि बल्ली मारन से दरी बे तलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। जो लाइनें कुछ बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा कि हम किसी को एग्जाम्पल देने के लिए बोलते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वैसे ही पुरानी दिल्ली में बल्ली मारन से दरी बे तलक तक। वैसे जिस समय कजरारे कजरारे गाने को फिल्म में रखने का प्लान हो रहा था, उस समय अमिताभ बच्चन का इस बारे में ये कहना था कि ये गाना बिल्कुल एक प्रॉपर आइटम नंबर के जैसा नहीं है और उन्हें लगता है कि ये गाना फिल्म में नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि पहले फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा भी इस गाने को फिल्म में रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर साद अली इस गाने को फिल्म में रखे जाने के पक्ष में थे और उन्हें लग रहा था कि ये गाना बहुत बड़ा हिट होने वाला है। और इस गाने में वो ये चाहते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन एक साथ डांस करते हुए नजर आएं। और फाइनली कजरारे कजरारे गाना उन्होंने अपने हिसाब से शूट किया और फिल्म में रखा और ये बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। और जब ये गाना बहुत बड़ा हिट हो गया तो अमिताभ बच्चन ने भी साद अली से ये बोला था कि वो इस बारे में गलत थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये गाना लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इस गाने को देश भर में लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया है। वैसे आपको बता दें कि पहले फिल्म का म्यूजिक एल्बम AR रहमान कंपोज करने वाले थे, जिन्होंने इसके पहले साद अली द्वारा डायरेक्टेड फिल्म साथिया का भी म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था। लेकिन जब AR रहमान को इसके लिए अप्रोच किया गया तो उस समय AR रहमान अपने और दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे। इस वजह से AR रहमान इसके लिए अपना समय नहीं दे पा रहे थे और बाद में फाइनली शंकर एहसान लॉय को लिया गया था। डायरेक्टर साद अली अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों के बहुत बड़े फैन रहे हैं। इसी वजह से बंटी और बबली के कई सीन्स में अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों की झलक हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कहीं बैकग्राउंड में उनकी फिल्मों के गाने सुनने के लिए मिलते हैं, तो वहीं फिल्म के कई सीन में अभिषेक बच्चन हमें बिल्कुल अमिताभ बच्चन के स्टाइल में डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं। जैसे यहाँ पर ये डायलॉग आप सुनिए, जैसे अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन की बिल्कुल अग्निपथ स्टाइल में बोल रहे हैं। मैं ये होटल खरीदना चाहता हूँ। इसके अलावा पहले फिल्म में एक और गाना I Am In Love के नाम से भी रखा जाने वाला था, जिसको कंपोज कर लिया गया था।
लेकिन ये गाना बंटी और बबली के बैकग्राउंड के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा था। इस वजह से इस गाने को साल 2005 में ही आई फिल्म नील एंड निकी में रखा गया था, जिसमें हमें आदित्य चोपड़ा के छोटे भाई उदय चोपड़ा नजर आए थे और काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी नजर आई थीं। इसके अलावा फिल्म में एक और गौर करने वाली बात ये थी कि ये लगभग 1983 के बाद ऐसी पहली फिल्म थी जब अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म में हमें पुनीत इस्सर नजर आए थे। एक्चुअली 1983 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर ने अमिताभ बच्चन को एक घूंसा मारा था और अमिताभ बच्चन को काफी गंभीर चोट आ गई थी, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन कई महीनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे और बिल्कुल मानो मौत के मुंह से वापस आए थे। और इसके बाद से ही अमिताभ बच्चन की किसी भी फिल्म में पुनीत इस्सर को साइन नहीं किया जा रहा था। हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पर पुनीत इस्सर की कोई भी गलती नहीं थी और अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी फिल्म मेकर्स इन दोनों को साथ में साइन नहीं कर रहा था। लेकिन फाइनली 22 साल बाद अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर हमें फिल्म बंटी और बबली में नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर भी गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं था। उस समय फिल्म बंटी और बबली का प्रमोशन भी काफी अलग तरह से किया जा रहा था, जहां उस समय कई बार अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी अपने बंटी और बबली वाले गेटअप में एनडीटीवी पर कई बार न्यूज पढ़ते हुए भी नजर आए थे। हालांकि इनके द्वारा पढ़ी जाने वाली ये न्यूज सही नहीं थी और ये उस समय फिल्म के लिए प्रमोशन ही कर रहे थे। इसके अलावा उस समय फिल्म में रानी मुखर्जी के द्वारा पहने गए ये सलवार कुर्ते बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, यहाँ तक कि उस समय मार्केट में कई सिलाई की दुकानों पर लड़कियां जाती और उनसे ये बोलती कि बंटी और बबली स्टाइल में उन्हें ये कुर्ते पैजामे सिलवाने हैं। और वाकई में उस समय शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जिसने बंटी और बबली स्टाइल की ये कुर्ती सलवार ना पहनी हो। इसके अलावा फिल्म में छोटी मोटी चोरियों के तो कई सीन प्लान किए गए थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सीन था ताजमहल को बेचने वाला सीन, जो उस समय वाकई में डायरेक्टर साद अली के लिए काफी चैलेंजिंग काम था कि इस सीन को कैसे वो इस तरह से दिखाएं कि लोगों को इस बात पर यकीन हो जाए कि वाकई में बंटी और बबली ने ये ताजमहल बेच दिया है। जिस सीन को ताजमहल के पास में बिल्कुल रियल लोकेशन पर और रियल लोगों के बीच शूट किया गया था, जहां उस समय फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन मानना पड़ेगा कि इस सीन को काफी फिनिशिंग के साथ में और काफी बिलीवेबल तरीके से शूट किया गया था। लेकिन जिस समय फिल्म की शूटिंग आगरा में ताजमहल के पास में हो रही थी, उस समय फिल्म की यूनिट के खिलाफ कोर्ट में एक केस भी दर्ज करवाया गया था कि ये लोग ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि ताजमहल के लगभग 500 मीटर के दायरे में कोई भी पॉल्यूशन वाली चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए। लेकिन बंटी और बबली में कई सीन ताजमहल के पास में शूट किए गए और ताजमहल यहाँ से मात्र 200 मीटर ही दूर था, जैसे कि ये कार वाला सीन जहाँ पर ये काफी धुआं उड़ रहा होता है। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के लिए ताजमहल के पास में कई जनरेटर भी मौजूद थे जो पॉल्यूशन बढ़ा रहे थे। इसी को लेकर उस समय कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया था कि फिल्म मेकर्स वहां पर ऐसा कर रहे हैं और लोकल प्रशासन उन्हें ऐसा करने की अनुमति भी दे रहा है, जो केस कुछ समय के लिए तो चलता रहा लेकिन आगे चलकर शांत हो गया था। इंडिया में बंटी और बबली की सफलता को देखते हुए आगे चलकर 2012 में आदित्य चोपड़ा के छोटे भाई उदय चोपड़ा इसको इंग्लिश में बनाने का भी प्लान कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर ये आइडिया उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। इसके अलावा बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की, तो फिल्म को कई रियल लोकेशंस में कानपुर, आगरा, बनारस, दिल्ली और मुंबई की कई लोकेशंस पर शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म के गाने चुप चुप के को लेह लद्दाख की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया था। उस समय फिल्म बंटी और बबली का इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर इतना ज्यादा हुआ कि आगे चलकर कई जगह पर बंटी और बबली जैसी कई वारदातें सामने आईं। जैसे दार्जिलिंग के एक कपल थे सुशांत और काजल, ये दोनों भी बिल्कुल बंटी और बबली के जैसे कई जगह पर लूटपाट कर रहे थे। इसके अलावा सुरेश और रेखा नाम का भी एक कपल था जिसने भी देश के कई छोटे शहरों में ऐसी वारदातों को अंजाम दिया। इसके अलावा शहनाज बानो और साजिद अहमद ने भी कई दुकानों पर जाकर कई लग्जरी आइटम को लूटा था, जहां बिल्कुल बंटी और बबली के स्टाइल में ये अक्सर दुकानों में बिल्कुल अमीर बन के जाते थे। यहाँ तक कि दुकान से छोटी मोटी चीज खरीद कर उसके पैसे भी देते थे, जिससे कि दुकानदार को इनके ऊपर यकीन हो जाए। लेकिन मौका पाते ही ये दुकानों से ऐसे महंगे और लग्जरियस आइटम्स के ऊपर अपना हाथ साफ कर देते थे। इसके अलावा ऐसे कई और कपल्स भी सामने आए जिनको पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो बंटी और बबली फिल्म देखने के बाद प्रभावित हुए थे, जहां इनके पास से पुलिस ने काफी मात्रा में कैश बरामद किया और काफी लग्जरी आइटम्स भी बरामद किए थे। उस समय फिल्म बंटी और बबली को टोटल 7 कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस मिला था, लेकिन ये उस समय 3 फिल्म फेयर अवार्ड ही जीत पाई थी। ये अवार्ड थे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का।
हालांकि बेस्ट एक्टर के लिए अभिषेक बच्चन को नॉमिनेशन मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन को भी नॉमिनेशन मिला था। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस साल ये तीनों फिल्म फेयर अवार्ड जीते तो थे, लेकिन बंटी और बबली के लिए कोई भी नहीं जीता था। जहां बेस्ट एक्टर के लिए अभिषेक बच्चन तो बंटी और बबली के लिए नॉमिनेट थे, लेकिन ये अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म ब्लैक के लिए। तो वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को बंटी और बबली और ब्लैक के लिए नॉमिनेशन मिला था, लेकिन रानी मुखर्जी ब्लैक के लिए ये अवार्ड जीती थी। तो वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन को बंटी और बबली में सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन जरूर मिला था, लेकिन वो सपोर्टिंग एक्टर के ये अवार्ड जीत नहीं पाए थे। ये अवार्ड मिला था अभिषेक बच्चन को उनकी फिल्म सरकार के लिए। तो गौर करने वाली बात यह है कि इस साल बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग के लिए इन तीनों को ही नॉमिनेशन मिला था और ये तीनों ही अवार्ड जीते थे, लेकिन अलग अलग फिल्मों के लिए। आगे चलकर 2019 में आदित्य चोपड़ा ने फिल्म के सीक्वल का अनाउंसमेंट भी किया था। हालांकि वैसे तो इस सीक्वल का अनाउंसमेंट और पहले होने वाला था, लेकिन आदित्य चोपड़ा की अभिषेक बच्चन से बात नहीं बन पाई थी और उस समय आदित्य चोपड़ा काफी लंबे समय से अभिषेक बच्चन को बंटी और बबली 2 के सीक्वल में लेने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अभिषेक बच्चन इसके सीक्वल में काम करना नहीं चाहते थे और उन्होंने इसमें काम करने से साफ साफ मना कर दिया था। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म बंटी और बबली लोगों को काफी पसंद आई थी और इसके सीक्वल के चलने के भी अच्छे खासे चांस थे, लेकिन फिर भी अभिषेक बच्चन ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। इसके पीछे की वजह कुछ ऐसी थी कि जब आदित्य चोपड़ा अभिषेक बच्चन और आमिर खान के साथ में फिल्म धूम 3 बना रहे थे, तब उस समय पूरी फिल्म में आमिर खान को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। उनके हिसाब से स्क्रिप्ट में और सीन में भी बदलाव किए जा रहे थे और अभिषेक बच्चन इसका अपोज करते भी थे, तो अभिषेक बच्चन की यहाँ पर बात कोई भी नहीं सुन रहा था। यहाँ तक कि उस समय फिल्म धूम 3 के कई प्रमोशंस के मौके पर अभिषेक बच्चन को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही थी और पूरा का पूरा फोकस आमिर खान के ऊपर ही था। यहाँ तक कि धूम 3 के एक प्रमोशन के इवेंट के टाइम पर तो अभिषेक बच्चन को बुलाया तक नहीं गया था, लेकिन इसके एक और प्रमोशन के टाइम पर जब आमिर खान और अभिषेक बच्चन मीडिया के सामने आए तो मीडिया वालों ने आमिर खान से पूछा कि उन्होंने अभिषेक बच्चन को क्यों नहीं बुलाया था। तो आमिर खान ने यहाँ पर काफी मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए बोला कि यार अभिषेक को फोन किया तो था, लेकिन शायद उसका फोन लग नहीं रहा था। जबकि सच्चाई ये थी कि अभिषेक बच्चन को ना तो इसके बारे में बताया गया था और ना ही उन्हें फोन करके बुलाया गया था। तो उस समय धूम 3 के मेकिंग के टाइम पर ऐसे कई और मौके हुए जब अभिषेक बच्चन को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही थी। यहाँ तक कि पहले फिल्म धूम 3 का जब क्लाइमैक्स शूट हो रहा था तो पहले इसको कुछ और तरीके से प्लान किया गया था और अभिषेक बच्चन इसके क्लाइमैक्स सीन को कुछ ऐसे ही प्रिपेयर करके गए थे, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो एंड मौके पर आमिर खान के द्वारा इसके क्लाइमैक्स में बदलाव कर दिया गया और इसको दूसरे तरीके से शूट किया। तो उस समय अभिषेक बच्चन को फिल्म धूम 3 में ऐसा लगा कि उन्हें बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है और बस यहीं से अभिषेक बच्चन ने कसम खा ली थी कि अब वो आगे चलकर धूम फ्रेंचाइजी की किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। और कहा जाता है कि बस इसी के बाद से अभिषेक बच्चन और आदित्य चोपड़ा के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और शायद अभिषेक बच्चन ने इसी वजह से बंटी और बबली के सीक्वल में काम करने से मना कर दिया था। लेकिन आदित्य चोपड़ा को तो उसका सीक्वल बनाना ही था, तो उन्होंने अभिषेक बच्चन की जगह पर इसमें सैफ अली खान को लिया था, जिन्होंने सेम अभिषेक बच्चन का बंटी वाला रोल ही निभाया था। लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी। एक्चुअली इसके सीक्वल के ना चलने का एक रीजन ये था कि इसको इसके ओरिजिनल डायरेक्टर साद अली ने डायरेक्ट नहीं किया था, बल्कि फिल्म का डायरेक्शन किया था वरुण वी शर्मा ने, जो साद अली के अंडर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर पहले काम कर चुके थे। उस समय जब डायरेक्टर साद अली से पूछा गया कि आखिर उन्होंने इसके सीक्वल को डायरेक्ट करने से मना क्यों किया है, तो उनका ये कहना था कि उनके हिसाब से अब बंटी और बबली की कहानी वहीं पर खत्म हो गई थी और अब इसको खींचकर आगे बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से बाद में आगे चलकर इसके सीक्वल को वरुण वी शर्मा ने डायरेक्ट किया था। लेकिन बंटी और बबली का ये सीक्वल बुरी तरह से फ्लॉप रहा था। वैसे आपको बता दें, बंटी और बबली का सीक्वल आगे चलकर तेलुगु में भाले डोगालू के नाम से बनाया गया था, जिसमें हमें एलिना डिक्रूज और तलोन नजर आए थे और इसमें अमिताभ बच्चन वाला रोल निभाया था जाने माने एक्टर जगपति बाबू ने। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म बंटी और बबली से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, इसके गाने भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय थिएटर में देखा हो तो हमें थिएटर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।